नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। झारखंड के 12वें राज्यपाल संतोष गंगवार बने हैं। सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के नए राज्यपाल अब होंगे। राष्ट्रपति ने झारखंड सहित 9 राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार को झारखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। 8 बार सांसद रह चुके हैं संतोष गंगवार। बीजेपी में लंबे समय तक सक्रिय रहे। संतोष गंगवार वाजपेयी सरकार में कई मंत्रालयों में मंत्री भी रहे। मोदी सरकार में मंत्री बनाए गए थे। तो 9 राज्य में नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। सीपी राधाकृष्णन अब महाराष्ट्र गए हैं, तो संतोष गंगवार अब झारखंड के नए गवर्नर होंगे। बता दें कि 8 बार संतोष गंगवार सांसद रह चुके हैं। इसके साथ साथ बीजेपी में लंबे समय तक वो सक्रिय रहे, महत्वपूर्ण भूमिका कई पदों पर निभाते रहे। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि वाजपेयी सरकार में कई मंत्रालयों में मंत्री भी रहे, बड़ी जिम्मेदारी इन्होंने संभाली। मोदी सरकार में मंत्री बनाए गए थे और अब झारखंड के संतोष गंगवार नए राज्यपाल। और निरंजन हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। निरंजन, अब झारखंड के नए राज्यपाल संतोष गंगवार होंगे, क्या प्रोफाइल है इनका और किस तरीके से अब झारखंड में भूमिका निभाएंगे? इससे पहले आपको बता दें कि सीपी राधाकृष्णन 18 फरवरी 2023 को झारखंड के राज्यपाल की शपथ ली थी। उनका लगभग कार्यकाल 1.5 साल का रहा और वे महाराष्ट्र उनको भेजा गया। संतोष गंगवार बरेली लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं और वह लगातार वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे और मोदी 1 और मोदी 2 में भी वह मंत्री रहे हैं। और उनका प्रोफाइल यह है कि वो लगातार वहां से बरेली से 8 बार सांसद रहे। 1989 से लेकर 2009 तक लगातार 6 बार सांसद रहे। फिर 2009 के चुनाव में मामूली अंतर से उनका हार हुई। उसके बाद 2014 में मोदी सरकार में मंत्री बने। फिर 2014 से 2024 तक वो सांसद रहे। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में कपड़ा मंत्रालय में रहे। फिर उनके बाद राज्य मंत्री बनाया गया। 7 जुलाई 2016 तक वो मंत्री रहे। इसके बाद वित्त राज्य मंत्री बनाया गया। 2017 तक श्रम रोजगार मंत्री रहे। 2021 तक। इस बार उनको टिकट नहीं दिया गया, इसलिए कि बीजेपी कुछ अलग ही उनके लिए कुछ सोच कर रखी थी। प्रदेश कार्य समिति के भी सदस्य रहे हैं, प्रदेश के सचिव भी रहे, प्रदेश के महामंत्री भी रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के देखें तो उनका जो बीजेपी में लगभग बहुत लंबा कार्यकाल रहा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि 1975 में जब आपातकाल लगा था तो वह जेल भी गए। यानी कुल मिलाकर के देखें तो संतोष गंगवार का लंबा कार्यकाल रहा है मंत्रालय में। यानी कुल मिलाकर आप मोदी सरकार में भी मंत्री रहे, वाजपेयी सरकार में भी मंत्री रहे। यानी संतोष गंगवार एक बहुत ही अनुभवी रहे हैं। और अब देखा जाए तो जिस तरह से इससे पहले अगर आप देखें तो इनका कार्यकाल यानी सीपी राधाकृष्णन को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है। तो इनका जो कार्यकाल रहा तो इस जमीन घोटाले के मामले में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर जेल में भेजा गया था। और कई ऐसी भूमिका रही जो लगातार विधानसभा के अंदर और कई बैठकों में हेमंत सोरेन उन पर सवाल उठाते रहे और निशाना साधते रहे। अब देखना यह है कि संतोष गंगवार यहाँ जो राज्यपाल बनाया गया है किस तरह से सरकार यानी हेमंत सोरेन सरकार और राज्यपाल राजभवन के बीच में किस तरह से भूमिका रहती है, आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन इतना तय जरूर है कि ये हिंदी पट्टी से आते हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली लोकसभा सीट से लगातार 8 बार सांसद रह चुके हैं और निश्चित तौर पर बीजेपी में उनका लंबा कार्यकाल रहा है। मोदी सरकार से लेकर वाजपेयी सरकार में कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री। चलिए, बिल्कुल। तो अब नई जिम्मेदारी और इस जिम्मेदारी को निभाएंगे नए राज्यपाल के तौर पर संतोष गंगवार। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका, निरंजन। बीजेपी के सभी मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम की केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठक हुई। पहले दिन की बैठक में पार्टी मुख्यालय में पीएम नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह समेत तमाम बड़े नेता भी शामिल रहे। माना जा रहा है कि
इस बैठक में लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान से लेकर आगामी राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। बैठक का आज दूसरा दिन है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद हो रही इस बैठक में पार्टी के प्रदर्शन पर आज भी चर्चा होगी, साथ ही आगे की रणनीति पर मंथन होगा। इस बैठक में बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी शामिल होंगे। तो देखिए, पार्टी के प्रदर्शन पर चर्चा हुई। इसके साथ साथ बिहार की अगर बात करें तो बिहार के दोनों डिप्टी सीएम की मौजूदगी इस बड़ी बैठक में, और ये बीजेपी की बैठक का आज दूसरा दिन। और चर्चा इस बात को लेकर भी हुई कि लोकसभा चुनाव में कहां नुकसान बीजेपी को हुआ, आगामी राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। और बैठक का दूसरा दिन है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद हो रही इस बैठक में पार्टी के प्रदर्शन पर भी आज चर्चा होने की बात कही जा रही है। आज पीएम मोदी मन की बात करेंगे। मोदी 3.0 का दूसरा मन की बात होगा। 112वीं बार देशवासियों से बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करने वाले हैं। तो कई मुद्दों पर अपने विचार को साझा पीएम करेंगे। सुबह 11 बजे से प्रसारण होगा। ओलंपिक और 15 अगस्त पर चर्चा संभव मानी जा रही है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 112वीं बार मन की बात करेंगे। कई मुद्दों पर अपने विचार को साझा करेंगे। सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों से जुड़ी खबर है। महिला दिव्यांग शिक्षक की ऐच्छिक पोस्टिंग की बात सामने आ रही है। जेडीयू की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी दी गई है। ट्रांसफर में महिला और दिव्यांग का विशेष ध्यान रखा जाएगा। पोस्टिंग के बाद आवाजाही में परेशानी नहीं होगी। नीतीश सरकार को सबकी चिंता है, ये जेडीयू का कहना है। राज्य में 1 अगस्त से सक्षमता पास शिक्षकों की काउंसलिंग होनी है। तो सक्षमता परीक्षा पास शिक्षक के मामले में महिला और खास करके दिव्यांगों को बड़ी राहत दी गई है कि इनको ऐच्छिक पोस्टिंग जो है वो मिलेगी। और ये पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इसमें जेडीयू की तरफ से कहा गया है कि नीतीश सरकार को सबकी चिंता है। और पटना से इस वक्त की बड़ी खबर है। बिहार विशेष स्टेट का रिजल्ट जल्द जारी होगा। अगस्त के पहले सप्ताह में रिजल्ट जारी हो जाएगा। बिहार बोर्ड ने रिजल्ट तैयार कर लिया है। फरवरी में ऑनलाइन परीक्षा ली गई थी। 5 महीने से रिजल्ट के इंतजार में अभ्यर्थी हैं। विशेष शिक्षक के 7,229 पद पर बहाली। बीएससीबी ने 2023 में विज्ञापन जारी किया था। तो बिहार बोर्ड ने रिजल्ट तैयार कर लिया है। और खबर यह है कि अगस्त के पहले सप्ताह में बिहार विशेष स्टेट का रिजल्ट जारी हो जाएगा। बिहार में सक्षमता पास 1,87,000 शिक्षकों की 1 अगस्त से काउंसलिंग शुरू होने वाली है। इसे लेकर पोस्टिंग को लेकर शिक्षक भी असमंजस में हैं। वहीं लेफ्ट के एमएलसी प्रोफेसर संजय कुमार सिंह ने भी बड़ी मांग रख दी है। संजय कुमार सिंह ने शिक्षा मंत्री से काउंसलिंग पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने मांग की है कि अगर काउंसलिंग हो भी तो स्वैच्छिक तबादला हो और जो नहीं चाहते हैं उन्हें उसी स्कूल में छोड़ दिया जाए। एमएलसी संजय कुमार सिंह से बात की पटना संवाददाता रजनीश कुमार ने। 1 अगस्त से बिहार भर में सक्षमता पास टीचर्स की काउंसलिंग शुरू होने वाली है। इस बीच लेफ्ट के एमएलसी प्रोफेसर संजय कुमार सिंह ने शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से तत्काल काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग की है। यानी कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही काउंसलिंग शुरू करने की मांग की है। सीधी बातचीत करेंगे, हमारे साथ खुद एमएलसी हैं। क्या लग रहा है कि 1 तारीख से जो काउंसलिंग शुरू हो रही है सर, उसमें कहां पर आपत्ति है? आपत्ति है कि चूंकि अभी पिछले दिनों जो शिक्षा मंत्री से भी हम लोग मिलकर बात किए थे और अपर मुख्य सचिव से भी मिलकर बात किए थे, शिक्षकों के ऐच्छिक स्थानांतरण पदस्थापन के सवाल पर, शिक्षकों के छुट्टी के कटौती, समय सारणी को लेकर 10 से 4 जो मुख्यमंत्री की घोषणा, इन सारे सवालों को जब उनके पास रखे तो उन्होंने दूसरे ही दिन एक कमेटी बना दी इन सवालों को लेकर। और वह कमेटी को 15 दिन के अंदर रिपोर्ट देना है, जो संभावित है कि 10 अगस्त तक वह रिपोर्ट आनी है, जो मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री ने सदन में भी ये संभावना व्यक्त की है। यानी काउंसलिंग से पहले अगर सरकार एक गाइडलाइन जारी कर दे कि वैसे शिक्षक जो काउंसलिंग में भाग लेंगे उनका जबरन तबादला हम नहीं करेंगे, तब आप तैयार हैं? बिल्कुल, हम तो इसीलिए ना मांग कर रहे हैं कि आप जब तक कि पदस्थापन, ऐच्छिक पदस्थापन का निर्णय नहीं ले लेते हैं
उस कमेटी के रिपोर्ट के आने के पश्चात आप लेकर और तब काउंसलिंग कराएं। इसलिए हम काउंसलिंग पर रोक लगाने की भी मांग कर रहे हैं कि 1 तारीख से जो काउंसलिंग शुरू है, सदन में भी हम लोग मांग किए थे कि उस पर रोक तो अनिवार्य है कि तत्काल उस पर रोक लगे, कमेटी की रिपोर्ट आए, सरकार ऐच्छिक पदस्थापना का निर्णय ले और तब काउंसलिंग कराए। देखना यह होगा कि आखिर सक्षमता पास के लिए सरकार क्या एक्शन लेती है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बिहार के स्कूलों की टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक करने के लिए 48 घंटे का समय मांगा था, लेकिन स्कूल की टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक ही है, जिस पर शिक्षक सवाल उठाने लगे हैं। सवाल है कि मुख्यमंत्री के बयान और शिक्षा मंत्री के आश्वासन के बावजूद क्यों नहीं बदली स्कूलों की टाइमिंग। अभी भी स्कूल सर 9 से 4:30 ही चल रहा है। मुख्यमंत्री जी सदन में घोषणा किए और हम लोग इंतजार करते रह गए। काफी इंतजार कर रहे हैं, यदि वैसा हो जाता 10 से 4 तो काफी बेहतर रहता। बिहार में स्कूलों की टाइमिंग एक बार फिर से चर्चा में है और राज्य के शिक्षक शिक्षा मंत्री से सवाल पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी क्यों नहीं बदल रही स्कूलों की टाइमिंग। मुख्यमंत्री जी सदन में घोषणा किए और हम लोग इंतजार करते रह गए, लेकिन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा विद्यालय का समय नहीं बदला गया। सवाल है कि स्कूल की टाइमिंग का ये मुद्दा फिर से क्यों चर्चा में है। कुछ दिनों पहले की बात है, तब के पाठक शिक्षा विभाग के एसीएस हुआ करते थे। स्कूल की टाइमिंग को लेकर विवाद चल रहा था। तब मुख्यमंत्री ने सदन में स्कूल की टाइमिंग 10 बजे से शाम 4 बजे तक करने की बात कही थी। सीएम के कहने के बावजूद जब स्कूलों की टाइमिंग नहीं बदली तो मानसून सत्र के दौरान जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने सवाल उठा दिया। सदन के नेता के द्वारा जो घोषित मापदंड है और उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन का भी उदाहरण दिया कि हम लोग भी विद्यालय जाते थे 10 से 4, तो हमको लगता है इतना बोलने के बाद अब तक विभाग को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। ठीक, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब नए दौर में तो ये समय सारणी निश्चित रूप से निर्धारित होना चाहिए। नीरज कुमार के सवाल पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि विभाग 2 दिन में फैसला लेगा। शिक्षा मंत्री ने सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक स्कूल की टाइमिंग करने का भरोसा दिया। निश्चित रूप से जो सदन की सहमति है और सदस्यों के जो विचार हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी बातों को कहा, मुझे सिर्फ 2 दिन का समय दें। शिक्षा मंत्री के आश्वासन को 72 घंटे से ज्यादा हो गए, लेकिन अब भी स्कूलों की टाइमिंग नहीं बदली। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक स्कूल चल रहे हैं, जिसे लेकर शिक्षक शिक्षा मंत्री से सवाल पूछ रहे हैं कि स्कूलों में कब लागू होगी 10 to 4 वाली टाइमिंग। 72 घंटे बीत जाने के बाद भी 10 से 4 का कोई आदेश निर्गत नहीं किया गया है। के पाठक के शिक्षा विभाग में रहते शुरू हुआ स्कूलों की टाइमिंग का विवाद उनके जाने के बाद भी जारी है। ये अलग बात है कि अब सवाल नए एसीएस एस सिद्धार्थ से नहीं बल्कि शिक्षा मंत्री से पूछे जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार, आनंद अमृतराज और गोपालगंज से गोविंद की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। निशांत राजनीति में कदम रखेंगे या नहीं, इस पर चर्चा हो रही थी, पर इन सवालों का जवाब खुद निशांत ने ही दे दिया है। निशांत कहते हैं कि वे अध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हैं। हालांकि उनके रिश्तेदार उम्मीद जता रहे हैं कि सियासत में निशांत की एंट्री जरूर होगी। मेरे लिए तो पूरा बिहार परिवार एक परिवार। कहा जा रहा था कि निशांत जी आएंगे राजनीति। चलो आध्यात्मिक पथ पे चल रहा हूँ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार परिवारवाद के आरोपों से मुक्त रहे हैं। सार्वजनिक तौर पर कई बार वे कह चुके हैं कि पूरा बिहार उनके लिए परिवार है। पर हाल के दिनों में उनके एकमात्र बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर चर्चा भी हो रही थी। इस बीच शुक्रवार को पटना के एक दुकान पर पहुंचे निशांत से पत्रकारों ने सवाल पूछा कि निशांत जी, क्या आप राजनीति में आएंगे? इस पर निशांत ने कहा वे आध्यात्म में विश्वास रखते हैं, दुकान पर भी स्पीकर खरीदने ही आए हैं ताकि वो भजन अच्छे से सुन सके।
ये भी मैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आया हूँ। जो मोबाइल पे मैं हरे रामा हरे कृष्णा सुनता हूँ, तो उसके लिए स्पीकर खरीदने आया हूँ ताकि उस पर और अच्छा से सुन सकूँ। जी सर, कहा जा रहा था कि निशांत जी आएंगे राजनीति। अरे चलो सर, आध्यात्मिक पद पे चल रहा हूँ। निशांत ने अपने पिता की राजनीतिक विरासत को संभालने को लेकर साफ संकेत देने की कोशिश की। ऐसा कुछ नहीं है, वे आध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हैं। हालांकि निशांत के रिश्तेदार ऐसा नहीं मानते। न्यूज 18 ने जब ये सवाल उनसे पूछा तो जवाब था, निशांत को राजनीति की अच्छी समझ है और उन्हें राजनीति में आना ही चाहिए क्योंकि जनता भी चाहती है। राजनीति समझबूझ तो है ही बहुत है, लेकिन अभी पता नहीं, अभी इंटरेस्ट नहीं बनाया है। जनता चाहने पर हम समझते हैं कि आना चाहिए, आ जाएगा। लेकिन उन्होंने खुद खंडन किया कि नहीं, राजनीति से उनका कोई मतलब नहीं है। हाँ ठीक है, अभी तो यही बोल रहा है, लेकिन हमें लगता है कि आ जाना चाहिए। जनता भी काफी चाह रही है, समाज सोसाइटी लोग काफी चाह रहे हैं कि आए। वैसे निशांत राजनीतिक समारोहों और सोशल मीडिया से भी दूरी बनाए रखते हैं, कभी सार्वजनिक तौर पर बयान नहीं देते। अब निशांत ने साफ कर दिया है कि राजनीति में आने का उनका कोई इरादा नहीं है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद दरभंगा पहुंचे। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के बिरौल स्थित आवास पर पहुंचे। लालू प्रसाद ने जीतन सहनी के निधन पर शोक जताया और दिवंगत जीतन सहनी के चित्र पर फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने जीतन सहनी की हत्या पर नाराजगी जताई। बिहार में अपराध बढ़ने का आरोप लगाते हुए उन्होंने दोषियों को कठोर सजा देने की मांग की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई है, जिसमें आरआईएल चेयरमैन मुकेश अंबानी और इमैनुअल मैक्रो गर्मजोशी के साथ एक दूसरे से हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं। इसके बाद हुई मीटिंग में मुकेश अंबानी, नीता अंबानी और इमैनुअल मैक्रो के बीच कई अहम मसलों पर बातचीत हुई। आपको बता दें कि पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में मुकेश अंबानी और नीता अंबानी शामिल हुए थे। नीता अंबानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मेंबर भी हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुलाकात के दौरान नीता अंबानी भी साथ रही। ये तस्वीर है इमैनुअल मैक्रो, मुकेश अंबानी, नीता अंबानी। ये तस्वीर, ये मुलाकात हुई है। बता दें कि नीता अंबानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मेंबर हैं और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में मुकेश अंबानी और नीता अंबानी शामिल हुए थे। तो पेरिस ओलंपिक शुरू हो चुका है। तो पेरिस में इंडिया हाउस का उद्घाटन किया गया। रिलायंस फाउंडेशन और भारतीय ओलंपिक संघ की साझेदारी में इंडिया हाउस बनाया गया है। ये ओलंपिक खेलों में देश का पहला कंट्री हाउस है। पेरिस में बना इंडिया हाउस भारतीय संस्कृति, कला, खेल, टेक्नोलॉजी और खाने की वैरायटी में एक बेहतरीन अनुभव देता है। हाउस ने ग्लोबल लग्जरी लाइफस्टाइल ब्रांड ब्यूटीफुल इंडिया को अपना आधिकारिक भागीदार घोषित किया है। इंडिया हाउस 27 जुलाई से 11 अगस्त तक खुला रहेगा। इस दौरान रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने कहा कि इंडिया हाउस के जरिए दुनिया को भारत की विरासत का नजारा देखने को मिलेगा। More power to Jyoti and every young girl and boy in India and around the world who find the courage, passion and discipline to chase their dreams and make them come true. Today, we salute all the athletes from around the world competing in Paris and send them our compliments, congratulations and best wishes for the games. Friends, at India House, we welcome the world to experience the beauty, diversity
and rich heritage of India right here in the heart of Paris. India House is not a destination. It's a new beginning for India. And to celebrate it, we have a short program that brings you the essence and the spirit of our country. I hope you enjoy it, and I wish you all a wonderful time at the Games. May they embody the noble values of sport and Olympism. Sport is the biggest unifier, and our world and our children need it now more than ever before. Thank you. Dhanyavad. Jai Hind. Namaskar. और चलिए ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आते हैं।